दोस्तों, आप लोगों का क्रॉस स्टडी सर्कल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का रिवीजन करेंगे। हम लोगों ने पूरा जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें जितने आर्टिकल हैं 12 से लेकर 35 तक हम लोगों ने उसे बखूबी समझा था और सारे आर्टिकल का हम लोगों ने पूरी तरह से रिवीजन किया था। और वो फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स का हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया और हम लोग आज करेंगे रिवीजन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। इसलिए आप लोग जो नहीं जुड़े हैं इस चैनल से, इस रिवीजन के लिए आप लोग जितने से ज़्यादा कैंडिडेट स्टूडेंट जुड़ सकते हैं इस चैनल से, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। क्योंकि आई एम श्योर मेरा ये जितने रिवीजन हैं इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपनी ड्यूटीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो कर्तव्य है कि जो हमारा अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो नोटिफिकेशन के लिए सोचना नहीं है। ये नोटिफिकेशन तो आज ये अगले हफ्ते आ ही जाएगा। अगले हफ्ते नहीं, ये अभी तो मानना है कि ये करीब अगस्त तक लास्ट में ये नोटिफिकेशन निकालने की चांसेस बन रही है सरकार के द्वारा। चलिए, नोटिफिकेशन पे हम लोग ध्यान नहीं केंद्रित करना है। एग्ज़ाम तो होना ही होना है, या 1 महीने लेट से हो या 2 महीने लेट से हो, एग्ज़ाम तो श्योर शॉट है कि होगा। इसीलिए हम लोग इतने अच्छे से अपना रिवीजन कर लें हमारे विषय का कि उसमें से क्वेश्चन ना इधर से उधर जा पाए। इसी के साथ हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को के टॉपिक को आज रिवीजन करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या दिए गए हैं, क्या क्या बताया गया है। चलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो आप लोग जानते ही हैं, इसे हम लोग मौलिक कर्तव्य के नाम से भी जानते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चे मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं। चलिए, इसके बारे में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में समझते हैं कि ये है क्या, ये कहाँ से आया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये मौलिक कर्तव्य, ये हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है। ये हमें एक समिति के द्वारा, समिति के सिफारिश पर संविधान का जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा संविधान के संशोधन पर ये हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ये जोड़ा गया है। ये देखिए कौन सा समिति हुआ था। ये समिति हुआ था, ये आपका समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था? स्वर्ण सिंह समिति। एक सेकेंड, आपको ये अंडरलाइन कर देते हैं। ये देखिए स्वर्ण सिंह समिति हुआ था। ये किस वर्ष में हुआ था? ये वर्ष 1976 ईस्वी में हुआ था। और इसके सिफारिश में कौन सा संविधान संशोधन किया गया? इसके सिफारिश में 42वें संविधान संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ही ये हमारा मूल कर्तव्य को हमारे संविधान के भाग 4A में, जो कि अनुच्छेद 51A के अंदर आता है, इसे जोड़ा गया था। समझ गए? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके क्या क्या सूची है, मौलिक कर्तव्य में क्या क्या सूची शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य में ये सूची में देखा जाए तो ये संविधान में बताया गया है कि संविधान का पालन करना और आदर्शों का, और जैसे संस्थाओं का राष्ट्रध्वज हो गया और राष्ट्रगीत हो गया, राष्ट्रगान हो गया, उसका आदर करना ही जरूरी है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया है। नेक्स्ट बताया गया है कि हमारे स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्र आंदोलन हुए थे उससे कुछ प्रेरणा लेना है और उसके आदर्शों को अपने हृदय में बसाना है और उसको अपने दिनचर्या में उसका पालन करना है। इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बताया गया है कि इसके संप्रभुता के बारे में बताया गया है। इसके बारे में संप्रभुता, अखंडता, एकता के बारे में बताया गया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता और एकता का रक्षा करने का बारे में और इसे अक्षुण्ण रखने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि यदि देश का रक्षा का बात आ जाए या उसके सेवा का बात आ जाए तो उस राष्ट्र का हम सेवा करने के लिए अपने आप को तत्पर रखेंगे, उसके से पीछे हटेंगे नहीं। इसके बारे में बताया गया है कि देश की रक्षा किस तरह करें, यदि ज़रूरत पड़े तो हम उसमें अपना सहयोग पूरी तरह देंगे। समझ गए?
रक्षा के बारे में और आह्वान करने पर सेवा करने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या बताया गया है और इस मौलिक कर्तव्य में क्या सूची शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य में और सूची शामिल किया गया है कि सभी लोगों के हम समान, अपने भाई बंधु समान की भावना से देखें एक दूसरे को और ये भाई बंधु का विचार का निर्माण करें और जो हमारे धर्म, भाषा और जो प्रदेश है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट है या वर्ग के आधार पर भेदभाव ना करें। इसमें भेदभाव करने के लिए रोका गया है। भेदभाव और कैसा भावना रखें, भाईचारे का भावना रखें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि हमारे नारी शक्ति को सम्मान के विरुद्ध है। मतलब कि हमें नारी सम्मान के बारे में भी इसमें इस सूची में बताया गया है। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है कि इस सूची में अगले शामिल किया गया है कि हमारे जो सामाजिक जो संस्कृति है, जो हमारे देश का गौरवशाली परंपरा जो रहा है, पुराना जो परंपरा चलते आ रहा है, उसको किस तरह महत्व दें और उसको किस तरह नष्ट होने से बचाएं, इससे भी शामिल किया गया है। मतलब हमारे संस्कृति और हमारे परंपरा को इसको संरक्षित करने के लिए बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट क्या शामिल किया गया है, नेक्स्ट शामिल किया गया है कि यदि प्राकृतिक पर्यावरण की जो चीज़ें हैं, जैसे हो गया वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया और वन के जीव, जो जंगल में जो जितने जीव हैं, उसको हम किस तरह रक्षा करें और उसके प्रति अपना दया का भावना रखें और उनका संवर्धन करें और परिणी मात्र के प्रति दया का भावना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रखें। इसके बाद अगला सूची है कि जैसे कि मानववाद को और साइंटिफिक दृष्टिकोण से और ज्ञान अर्जित करने के दृष्टि से हम अपने सोसाइटी में सुधार का भावना को रखें, अपने अंदर सुधार की भावना को रखें। ये नहीं कि वो कुछ कर दिया तो अपने अंदर उस भावना को हटा देना है। चलिए अगला सूची शामिल किया गया है, देखते समझते हैं। अगला सूची है कि जो हमारे सार्वजनिक संपत्ति है, वो जैसे कि कोई हमारे स्टेट का हो गया या देश का हो गया संपत्ति, उसको हम लोग को सुरक्षित रखने के बारे में बताया गया है। ये देखिए, सार्वजनिक संपत्ति के सुरक्षित रखने के बारे में ये बताया गया है और हिंसा से हमें दूर रहने के लिए भी बताया गया है इसके इस सूची में। नेक्स्ट है जो हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां हैं, उसके हमारे सामाजिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने को लेकर प्रयास के बारे में और देश के प्रति सदा प्रगति करने के बारे में और उसमें उपलब्धियां जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हासिल करने के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ने के बारे में, देश को आगे बढ़ाने को लेकर ये बताया गया है। समझ गए। नेक्स्ट इस सूची में शामिल किया गया है कि यदि कोई, इस सूची में यही शामिल किया गया है कि जो हमारे माता पिता हैं या अभिभावक हैं या इस नगर के जो अभिभावक हैं, तो उसका यह कर्तव्य बनता है कि ये 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अपने शिक्षा संस्थान में, मतलब शिक्षा संस्थान में उसका दाखिला कराएं और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे अवसर प्रदान करें। इसके बारे में ये बताया गया है। ये हमारे किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? ये हमें शिक्षा प्रदान करने का कितने से कितने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये हमारा लाया गया था 86वें संविधान संशोधन में लाया गया था। कौन सा? एक सेकेंड, 86वें संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये लाया गया था। कब? ये 2002 में लाया गया था। इस सूची के अंदर ये रखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें मूल कर्तव्यों का क्या क्या विशेषता है। मूल कर्तव्यों का विशेषता देखें तो ये हमारे नैतिक कर्तव्य को और मूल कर्तव्य में से जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं, उसके बारे में ये विशेषता बताया गया है। यही विशेषता है इसकी कि अपने नैतिक कर्तव्य को अपना पालन करें और नागरिक जो कर्तव्य है उसे भी पालन करें। जैसे उदाहरण की दृष्टि से हम लोग देखें
तो उदाहरण एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना, ये स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को सम्मान करना, के आदर्शों को सम्मान करना, ये नैतिक दायित्व है। सम्मान ये नैतिक दायित्व हमारा बनता है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना, ये नागरिक कर्तव्य है। नागरिक कर्तव्य क्या है? राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना या आदर करना, राष्ट्रगान का आदर करना, ये हमारा कौन सा है? नागरिक कर्तव्य है। ये नागरिक है और ये नैतिक है, नैतिक कर्तव्य है। और दूसरा विशेषता हम क्या है इस मूल्य कर्तव्य का? मूल्य कर्तव्य का विशेषता है कि हमारे मूल्य कर्तव्य के केवल नागरिकों के लिए ही दिया गया है। ये हमारे गैर नागरिक के लिए और कहें तो विदेशी नागरिकों पर ये लागू नहीं होता है। समझ गए? ये सिर्फ नागरिकों के लिए दिया गया है। और अगला विशेषता है कि मूल जो कर्तव्य है ये निर्देशक तत्वों के जैसा चेंज नहीं किया जा सकता है। समझ गए? इसको चेंज कौन कर सकता है? ये संसद के कानून के द्वारा ही चेंज किया जा सकता है। यदि संसद कानून बनाकर इसे लागू करती है तो ये चेंज तब हो सकता है, अन्यथा ये न्यायालय द्वारा, कोर्ट के द्वारा ये चेंज नहीं किया जा सकता है। हमारी यही विशेषता है। और देखें इसके मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य के क्या क्या महत्व हैं। तो इसमें देखा जाए तो अदालतों को जो यदि किसी विधि की संवैधानिक वैधता को निर्धारण करने का और उसके परीक्षण में सहायता कर सकता है, ये पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता, ये नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं। ये उनके बीच क्या लाता है? ये अनुशासन लाता है और प्रतिबद्धता की भावना को पैदा करता है और ये प्रतिबद्धता की भावना को प्रोत्साहित करता है। समझ गए? ये मौलिक कर्तव्य का महत्व है, मूल कर्तव्य का। चलिए, हम लोगों ने समझा कि हमारा जो फंडामेंटल कर्तव्य ड्यूटीज़ है, जो मूल कर्तव्य है, क्या है और इसके सूची में क्या शामिल है और इसकी क्या विशेषता है और इसमें इसके महत्व क्या हैं। चलिए, हम लोगों ने इसके बारे में पूरी तरह से समझ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला वीडियो देखेंगे। इसके साथ ये क्लास यहीं समाप्त होता है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।